हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ भाई, तो सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं और NCERT को बिल्कुल लाइन टू लाइन फॉलो करके अपनी स्टडी कर रहे हैं। बढ़िया, घर पे खा पी के बढ़िया मस्ती से स्टडी में लगे हुए हैं ना। तो बेटा स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 77 यानी टॉपिक प्लांट एम्ब्रोलॉजी के लेक्चर 77 में। तो कल बेटा देखो अपन एक टॉपिक बता रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, वो आप समझ रहे हैं कि लास्ट में थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम से वहाँ से थोड़ा मिस हुआ। यानी बेटा अपन बात रहे कि कल अपन एक लेक्चर बता रहे थे आपको, एक टॉपिक बता रहे थे, सॉरी, ओरिजिन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी पृथ्वी के ऊपर लैंगिक जनन की उत्पत्ति। यस बेटा, तो अपनी हेडिंग वहाँ पर थी ओरिजिन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पृथ्वी के ऊपर लैंगिक जनन की उत्पत्ति। तो बेटा देखो वहाँ अपन ने बताया था कल कि भाई प्रोकैरियोट में ऐसे सजीव जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन होता है, उनमें लैंगिक जनन, सत्य लैंगिक जनन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एब्सेंट। क्योंकि उन सेल्स में स्टोन प्रोटीन नहीं होता है और स्टोन प्रोटीन नहीं होने से आप समझते हैं कि भाई DNA की पैकिंग नहीं होगी तो गुणसूत्र क्रोमोजोम नहीं बनेगा, और वो नहीं बनेगा तो माइटोसिस और मियोसिस यानी समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन नहीं हो सकते हैं। अब माइटोसिस, बेटा माइटोसिस मियोसिस नहीं हो सकते हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि भाई वहाँ गैमेट ही नहीं बनेंगे, और जब तक दो गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर्ड नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, क्लियर? तो मोनेरा के अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल लैंगिक जनन का आदिम तरीका, या फॉल्स सेक्सुअल यानी असत्य सेक्सुअल यानी केवल सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनेरा में प्रेजेंट नहीं हुआ। यस बेटा, अब वहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको सारी बात वो बता दी थी, वहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं कि सर्वप्रथम पृथ्वी पर लैंगिक जनन की उत्पत्ति जगत प्रोटिस्टा के सदस्यों में हुई। यानी बेटा फर्स्ट टाइम ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देखा गया? प्रोटिस्टा में देखा गया। किस में देखा गया बेटा? प्रोटिस्टा में। फर्स्ट टाइम ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन इन किंगडम प्रोटिस्टा में देखा गया। इससे पहले आप जानते हो कि बाइनरी फ्यूजन या स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया में या फिर रिकॉम्बिनेशन ही था। फर्स्ट टाइम ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये देखा गया किसमें बेटा? प्रोटिस्टा में। अब देखें, मैं आपको बताऊं कि अर्थ के ऊपर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही, अलैंगिक जनन से ही, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही किसकी उत्पत्ति हुई बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की उत्पत्ति हुई है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही किसकी उत्पत्ति हुई बेटा पृथ्वी के ऊपर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी अलैंगिक जनन से ही लैंगिक जनन बना है। क्योंकि लैंगिक जनन की जो क्रांतिक आवश्यकता है फ्यूजन ऑफ गैमेट है। तो देखो कैसे अपन बात बेटा कि अलैंगिक जनन से लैंगिक जनन बना है। अलैंगिक जनन से आपके सामने बेटा क्या बना? लैंगिक जनन। यस, तो देखो बेटा इसको अपन समझें कि भी ये स्पोर को छोड़कर ज़्यादातर आप जानते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में है ना बेटा। बहुत ध्यान देना कि भी कुछ स्पोर फॉर्मेशन को छोड़कर ये फेवरेबल कंडीशन यानी अनुकूल परिस्थिति में होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल हो या अनफेवरेबल कंडीशन में भी हो सकता है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी हो सकता है। क्या बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि देखो बेटा सबसे पहले क्या था कि कुछ स्पोर फॉर्म हुए थे
स्पोर यानी बीजाणु। अब अकॉर्डिंग इवोल्यूशन जैव विकास के दौरान स्पोर से उस पर कसाबिका आ गई, फ्लैजिला आ गए, तो आप जानते हो उसको आपने कहा था जूस्पोर। जूस्पोर एक वर्ड आपने पढ़ा था, जूस्पोर चल बीजाणु, जूस्पोर। अब आप समझें कि जूस्पोर फ्लैजिलेटेड स्पोर होता है, कसाबी की स्पोर होता है। इसकी साइज में न्यूनीकरण हुआ, रिडक्शन इन साइज, रिडक्शन इन साइज। तो बेटा आप जानते हो कि आकार में न्यूनीकरण हुआ, है ना, आकार में क्या हुआ, न्यूनीकरण, रिडक्शन इन साइज। तो रिडक्शन इन साइज हुआ तो कैसे ना कैसे अपन बात रहे कि गैमेट सेल बन गई, गैमेट बन गए। क्या बन गए बेटा, गैमेट युग्मक, गैमेट बन गए। और अगर दो टाइप की सेल या गैमेट का अगर फ्यूजन होता है तो किसकी उत्पत्ति होगी, सेक्सुअल की। किसकी उत्पत्ति होगी बेटा, सेक्सुअल की। तो देखो पृथ्वी पर अपन ऐसे देखें अकॉर्डिंग इवोल्यूशन जैव विकास के दौरान बेटा, तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल से सेक्सुअल, लेकिन सेक्सुअल की सबसे प्रिमिटिव सिनगेमी। जब ये दो गैमेट का फ्यूजन होता है उसको आप कहते हैं सिनगेमी। और सिनगेमी तीन प्रकार की, तो सबसे प्रिमिटिव सिनगेमी यानी आपकी आइसोगेमी, आइसोगेमी, समयुग्मकी, समयुग्मकी। तो देखो बेटा दो सेल का या गैमेट का फ्यूजन तो हुआ, लेकिन जो संलयित होने वाले युग्मक थे वो आकार के रूप से समान थे, और शुरुआती दौर पर तो वो कार्य के रूप से भी समान थे, है ना। तो वो तो सबसे प्रिमिटिव आइसोगेमी में भी सबसे आदिम प्रिमिटिव आइसोगेमी हुई थी, है ना, जब युग्मक आकार के रूप से समान थे और एक बार के लिए तो कार्य के रूप से समान थे। फिर धीरे धीरे कार्य के रूप से अलग अलग हो गए हो, एक नर की तरह एक मादा की तरह। तो वो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी का मतलब होता है आइसोगेमी, है ना। आइसोगेमी किसे कहते हैं कि जब संलयित होने वाले युग्मक आकार के रूप से क्या हो, समान हो। यस, आप डायरेक्ट में पढ़ चुके हो कि अगर दोनों युग्मक आकार के समान और अचल हो तो ये अकसाबिक समयुग्मकी होती है स्पायरोगैरा में। और दोनों युग्मक अगर मान लो कि समान आकार के हो लेकिन चल हो तो आप जानते हो ये फ्लैजिलेटेड आइसोगेमी होती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजिलेटेड आइसोगेमी। तो शुरुआती रूप में तो ये आकार के रूप से समान थे और कार्य के रूप से समान थे। बाद में आप जानते हो कि आकार के रूप से समान थे लेकिन कार्य के रूप से अलग थे। कार्य के रूप से क्या थे बेटा, अलग। यस, तो ये एसेक्सुअल से क्या है, आइसोगेमी। और आइसोगेमी तुम जानते हो बेटा सबसे प्रिमिटिव सिनगेमी है, सबसे आदिम सिनगेमी है, आदिम, सबसे आदिम है, प्रिमिटिव सिनगेमी है। फिर आप जानते हो कि अकॉर्डिंग इवोल्यूशन एनाइसोगेमी आई पृथ्वी के ऊपर। एनाइसोगेमी क्या होती है, विषम युग्मकी होती है एनाइसोगेमी। और एनाइसोगेमी का मीन होता है कि एक युग्मक छोटा और दूसरा युग्मक बड़ा, तो ये आपकी एनाइसोगेमी। यस, अब इस एनाइसोगेमी का ही एडवांस फॉर्म, ये सबसे एडवांस है ना, तो ये ऊगेमी। इसको तुम चाहे ऐसे बोल दो एडवांस्ड सिनगेमी बोल दो, एडवांस्ड सिनगेमी। ये इसको आप तुम बोल दो एडवांस्ड ऊगेमी, विकसित ऊगेमी, सॉरी एडवांस एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी का ही एडवांस रूप। इसमें क्या होता है बेटा कि जो मादा युग्मक होता है वो बड़ा और अगतिशील होता है, क्लियर। और ये अपन बात उठा कि जो नर युग्मक होता है तो ये गतिशील होता है, छोटा और गतिशील होता है। नर युग्मक छोटा और गतिशील, मादा युग्मक बड़ा और अगतिशील, तो ये ऊगेमी। आप जानते हो कि मोस्ट ऑफ हायर प्लांट में और एनिमल्स में क्या देखने को मिलती है, ऊगेमी देखने को मिलती है। तो ये आप जानते हो कि वास्तविक लैंगिक जनन ऊगेमी, एडवांस सिनगेमी, ऊगेमी। तो पृथ्वी के ऊपर ऐसे सेक्सुअल का उत्पत्ति हुई, उद्विकास हुआ, एसेक्सुअल, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और क्या, ऊगेमी। तो ये तीनों इवेंट बेटा मैं आपको बता चुका हूँ, यस और नो। तो इस वे के अंदर अपन बात बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पृथ्वी के ऊपर क्या हुई, उत्पत्ति हुई। जबकि जगत मोनेरा में नहीं होता, बाकी सभी यूकेरियोट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हो सकता है। और एनिमल्स में तो, हायर एनिमल में तो केवल सेक्सुअली होता है, क्लियर। क्यों हायर एनिमल में सेक्सुअली होता है या उच्च पादपों में, हायर प्लांट में केवल सेक्सुअली होता है? तो क्यों सेक्सुअल होता है अभी देखना जटिल होगा, लेकिन फिर भी सेक्सुअली होता है। तो उसका कारण क्या है, तो अब अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं। तो नेक्स्ट अपन ये देखते हैं, क्लियर बेटा। तो देखो बेटा, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बताऊं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट लाइन, इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन
and fusion of gamete to form zygote and then develop new organism। तो बेटा आप जानते हो कि जो लैंगिक जनन है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है युग्मक निर्माण तथा युग्मक संलयन सम्मिलित करता है। और युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली मियोसिस से ही, अर्धसूत्री विभाजन से एनिमल्स में गैमेट बनते हैं, या फिर कभी कभी प्लांट में माइटोसिस से गैमेट बनते हैं और फिर उन गैमेट का फ्यूजन होता है। तो आप जानते हो कि सिनगेमी तो जाइगोट डेवलप होता है और फिर उससे नया जीव विकसित होता है। यस, तो आप जानते हैं बेटा जी कि जो लैंगिक जनन की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, क्रांतिक आवश्यकता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट। अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट है, सिनगेमी है, फर्टिलाइजेशन निषेचन है, तो ही लैंगिक जनन कंसिडर्ड होगा, अन्यथा लैंगिक जनन कंसिडर्ड नहीं होगा। यस बेटा, तो अपने कह दिया कि इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन, पहले तो गैमेट फॉर्मेशन एंड देन, लेकिन सबसे क्रिटिकल रिक्वायरमेंट जो है वो है फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट, है ना। फिर आप जानते हो जब गैमेट का फ्यूजन होगा तो जाइगोट होगा और वो नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में सहायक होगा। बोलो, तो युग्मक निर्माण तथा युग्मक संलयन सम्मिलित करता है और युग्मनज के निर्माण के लिए, और वो नए जीव के विकसित में सहायक होता है। यस बेटा, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी न्यू प्रोजेनी, न्यू ऑफस्प्रिंग, मतलब नई संतति उत्पन्न होती है, वो अपने जनकों के आइडेंटिकल नहीं होती है, अपने जनकों के एकदम आइडेंटिकल नहीं होगी, आइडेंटिकल नहीं होगी। हाँ, मैं ऐसे लिख दूं कि भाई आइडेंटिकल नहीं होगी, यानी जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होगी, वो किसी भी रूप में नहीं होगी। हाँ, वो लैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतति है, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति या लैंगिक जनन से जन्मी संतति अपने जनकों के लगभग समान होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर, लगभग समान होती है, थोड़ी भिन्न होगी, यानी ऑलमोस्ट सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट। जैसे बेटा अपन अपने माता पिता की संतान है तो हम अपने माता पिता के लगभग समान हैं लेकिन थोड़े भिन्न हैं, और अपन 3-4 भाई बहन हैं तो आपस में भी एकदम समान अपन नहीं हैं, लगभग समान हो सकते हैं लेकिन थोड़े क्या होंगे, भिन्न होंगे। तो आप जानते हो कि लैंगिक जनन से जन्मी संतति अपने जनकों के लगभग समान होती है, थोड़ी भिन्न होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर एंड स्लाइटली डिफरेंट। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि लैंगिक जनन से जन्मी संतति अपने जनकों के जेनेटिकल या जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होती है, यानी आनुवांशिक रूप से समान नहीं होती है ना बेटा, आनुवांशिक रूप से समान नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अभी आपने कहा फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट, इसका मतलब इसके अंदर दो गैमेट का फ्यूजन होता है। तो बेटा आप समझ रहे हो कि दो गैमेट का कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, दो गैमेट भाग लेते हैं, और हो सकता है वो गैमेट मियोसिस से बने हो, तो वैसे ही अपन मात्र कोई वेरिएशन को लेते आते हैं। तो दो गैमेट का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, दो गैमेट भाग लेते हैं, तो उनका अलग अलग अपना जीन कॉम्बिनेशन है, अपना उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, और जब वो फ्यूज होते हैं तो फॉर्म होता है क्या, जाइगोट, फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट होता है। बात को समझे? इसलिए आप जानते हो कि वो अपने जनकों के लगभग समान हो सकती है, थोड़ी क्या होगी, भिन्न होगी। अब अपन कुछ देखते हैं कि फीचर्स ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, लैंगिक जनन के कुछ फीचर्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो फीचर्स ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन यानी बेटा क्या क्या फीचर्स हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपने पढ़ ही लिया कि भाई सेक्सुअल प्रोडक्शन में पहले गैमेट का फॉर्मेशन, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता फ्यूजन ऑफ गैमेट, तो गैमेट का फ्यूजन होगा। यस, अब आपने ये कहा कि जब फ्यूजन होगा तो दो डिफरेंट टाइप के गैमेट हैं, तो उनका अपना जो भी आनुवांशिक संगठन है, तो जैसे ही फ्यूज होंगे तो वो क्या तो देखो कि वो जैसे ही फ्यूज होंगे तो वो क्या लेके आएंगे, वेरिएशंस को लेके आएंगे। यस और नो? तो यहाँ पर आप देखें कि भी इसमें विभिन्नताएं, वेरिएशन उत्पन्न होती हैं जो जैव विकास में सहायक हैं, इवोल्यूशन में सहायता करती है। हाँ है ना बेटा? अपने कहा कि भाई इसमें आप जानते हो बेटा कि वेरिएशंस उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आप जानते हो बेटा कि जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट टू डिफरेंट गैमेट, दो डिफरेंट गैमेट का जेनेटिक मटेरियल इसमें कंट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इट प्रोड्यूस वेरिएशन, यानी बेटा इसके अंदर क्या उत्पन्न होती है बताओ, वेरिएशन, है ना बेटा? इस लैंगिक जनन में विभिन्नताएं, वेरिएशन उत्पन्न होती है जो जैव विकास में सहायक है, इवोल्यूशन में सहायक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आया, वेरिएशन क्रिएट्स एडेप्टेबिलिटी टू एनवायरमेंट, वेरिएशन क्रिएट एडेप्टेबिलिटी टू एनवायरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ना बेटा,
कि वेरिएशन क्रिएट अडेप्टेबिलिटी टू एनवायरनमेंट, यानी जो विभिन्नताएं आती है, जो वेरिएशन उत्पन्न होती है, ये विभिन्नताएं इनमें पर्यावरण के प्रति अनुकूलता उत्पन्न करती है। जिस हैबिटेट में, जिस आवास में रहते हैं, तो क्रिएट अडेप्टेबिलिटी, आवास के प्रति अनुकूलता उत्पन्न करती है वेरिएशंस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिससे सर्वाइविलिटी यानी उत्तरजीविता बढ़ जाएगी, उत्तरजीविता बढ़ जाएगी। अब बेटा जो लैंगिक जनन की प्रोजेनी है, ऑफस्प्रिंग है, लैंगिक जनन की प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग है, संतति है, मैं आपको बता दूं तो वो ओज संतति होती है, विगर ओज कहते हैं ना, संकर ओज, मतलब जो जनकों से सुपीरियर होगी, जनकों से संतति हमेशा क्या होगी, सुपीरियर। जनकों से जो संतति होगी बेटा वो सुपीरियर होगी, अच्छी होगी, क्योंकि दोनों जनकों के जो आनुवंशिक लक्षणों का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। बात को समझ रहे हो, ये सारी बात आपके सामने आ गई। तो ये अपन बात बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी। अब आपको वहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि ये एक बहुत ही धीमा और जटिल प्रोसेस है, बहुत स्लो और कॉम्प्लेक्स, यानी धीमा और जटिल प्रक्रम है। लेकिन धीमा और जटिल प्रक्रम होने के बावजूद भी जो हायर प्लांट थे या फिर स्पेशली एनिमल ने, तो ऑलमोस्ट एनिमल ने किसका चयन किया, सेक्सुअल का ही चयन किया। किसका चयन किया बेटा, सेक्सुअल का, यानी उन्होंने सेक्सुअल का ही चयन किया। क्यों किया भाई सेक्सुअल का चयन, क्योंकि आपने कहा ना इट क्रिएट अडेप्टेबिलिटी टू एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के प्रति क्या उत्पन्न करता है, अनुकूलता, जिससे उत्तरजीविता के चांस क्या होते हैं, बढ़ते हैं। बात को समझे, इसलिए इसके जटिल होने के बावजूद भी हायर प्लांट और ऑलमोस्ट एनिमल ने किसका चयन किया, सेक्सुअल का। यस बेटा। अब अपन बात करें कि भाई इसकी डीमेरिट क्या है, थोड़ी सी कमी क्या है, अपन ऐसे देखें कि वैसे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन डीमेरिट क्या है इसकी। तो देखो बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है कि पहले आप जानते हो कि जनरली कभी कभी तो एक ही इंडिविजुअल से गैमेट बन जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट कंडीशन में दो इंडिविजुअल से गैमेट बनते हैं, तो जनरली बाई पेरेंटल प्रोसेस है ना। ऑलमोस्ट केसेस में बाई पेरेंटल, लेकिन अपन ऑलवेज नहीं कह सकते हैं, ये यूनिपेरेंटल भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर केस में क्या है, बाई पेरेंटल। यस। तो वैसे अपन देखें बेटा कि इसके लिए फिर पेरेंट चाहिए दो, फिर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर फ्यूजन होगा गैमेट का, फिर जाइगोट, देन फिर डेवलप होगा ऑर्गेनिज्म। तो एक स्लो प्रोसेस है, धीमा प्रक्रम, स्लो प्रोसेस है, धीमा प्रक्रम है। बात को समझे। तो बेटा स्लो प्रोसेस है, ये इलाबोरेट प्रोसेस का मतलब हो गया विस्तृत प्रक्रम है या विस्तृत प्रक्रम है ना। तो धीमा प्रक्रम है, विस्तृत प्रक्रम है, और कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यानी जटिल प्रोसेस है, जटिल प्रक्रम। तो बेटा स्लो प्रोसेस है, इलाबोरेट यानी विस्तृत प्रक्रम है, और अपन कहें कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना। और वहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन, क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वहाँ अलैंगिक जनन में गुणन का तीव्र तरीका था, लेकिन ये रैपिड नहीं है, ये स्लो रूप में है ना। यानी अपन कहें कि अपन बात कहें बेटा कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट रैपिड, मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन यानी जो गुणन है वो बहुत ज़्यादा, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट रैपिड, यानी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा रैपिड नहीं होगा, तीव्र नहीं होगा, तीव्र नहीं होगा। बात को समझे, क्लियर। एक टाइम प्रोसेस इसमें लगेगी, किसमें, लैंगिक जनन में, है ना। और जनरली अपन बात कहें बेटा कि मोस्ट ऑफ केसेज में, ऑलवेज तो नहीं, ऑलवेज नहीं कहेंगे, मोस्ट ऑफ केसेज में ये बाई पेरेंटल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बताओ, बाई पेरेंटल प्रोसेस, द्विजनकीय प्रक्रम है बेटा। मोस्ट ऑफ प्रोसेस में द्विजनकीय प्रक्रम है, बाई पेरेंटल है। हाँ कभी कभी यूनिपेरेंटल हो सकता है, एक इंडिविजुअल से दोनों टाइप के गैमेट बन सकते हैं, लेकिन हाँ गारंटीड है सेक्सुअल होगा तो दो गैमेट का फ्यूजन होगा। बात को समझे। बाकी आप जानते हो कि मोस्ट ऑफ केसेज में बाई पेरेंटल प्रोसेस है, बाई पेरेंटल प्रोसेस। जनरली इसको द्विजनकीय प्रक्रम ही अपन कंसिडर्ड करते हैं। बात को समझ रहे हो आप, क्लियर है। तो ये 100% आपको मैंने फीचर्स बता दिए बेटा। अब जैसे अपन लाइफ साइकिल में फेज कितने होते हैं, किसी भी प्लांट या एनिमल की लाइफ साइकिल में फेज कितने होते हैं, तो फेज के केवल नाम अपन कंसिडर कर लेते हैं। फिर अपन बेटा मैंने कहा था ना कि अपन जो इतना आपको बेसिकली बता दिया, फर्स्ट चैप्टर को आप एनसीईआरटी से वर्ड आप बिल्कुल रीडिंग कर लेंगे। मैं आपको अपन बात करेंगे जो सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का, नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में मतलब
फ्लावर वाले प्लांट यानी एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजियों का जीवन चक्र। तो अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट को बहुत अच्छे लेवल पे, विस्तृत लेवल पे उस चैप्टर को पढ़ेंगे। उस चैप्टर को पूरा पढ़ते पढ़ते जो फर्स्ट चैप्टर की जितनी बातें रहेगी ये ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी, जो कुछ नहीं होगी वो अपन उस चैप्टर को पूरा करने के बाद अपन और कवर करेंगे। यस, तो अब अपन इस प्रोसेस के बाद कुछ फेजेज पढ़ते हैं, और फेजेज पढ़ने के बाद अपन बेटा पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन। यस, तो ये सारा आपके सामने है, बिल्कुल एक एक चीज़ आप नोट कर लें, कॉपी में नोट करते जाएं, एनसीईआरटी अपने पास रखें, वर्ड टू वर्ड आप उसका क्लियर करते जाएं। फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लें, सेकंड अपन स्टार्ट करेंगे, सेकंड को पढ़ाते पढ़ाते 10-12 दिन फर्स्ट क्लियर हो जाएगा आपका। यस, और नहीं होगा वो बातें अपन क्लियर कराएंगे, और थोड़ा 11th का प्लान डाइवर्सिटी भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। यस बेटा, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, फेजेज इन लाइफ साइकिल, यानी जीवन चक्र में जो विभिन्न प्रावस्थाएं होती है, अपने पूरे लाइफ स्पान में, जीवन अवधि में जो फेजेज आपके होते हैं, तो बेटा अपन कहते हैं कि फेजेज इन लाइफ साइकिल, अपन ने कहा कि भाई जीवन चक्र में विभिन्न चरण। तो बेटा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी सजीव होता है, तो कोई भी सजीव है, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, एनिमल में चाहे इंसेक्ट है, चाहे डॉग है, चाहे मैमल यानी मैमल्स में टाइगर है, मंकी है, या फिर ह्यूमन है, मनुष्य है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन चक्र में, उसके लाइफ स्पान में, लाइफ साइकिल में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन चक्र में 3 प्रावस्थाएं सम्मिलित होती हैं, 3 फेजेज, 3 फेजेज, 3 प्रावस्थाएं सम्मिलित होती हैं, 3 प्रावस्थाएं सम्मिलित होती हैं, और ये आपको आगे जाकर इको में भी काम में आएगा। यस, अब बेटा देखो फर्स्ट प्रावस्था जो है वो आपकी है जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज, किशोर प्रावस्था। ये जुवेनाइल फेज क्या है, किशोर प्रावस्था क्या है, ये इसको अपन एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, इकोलॉजी में पॉपुलेशन में यूज करेंगे, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, जनन पूर्व प्रावस्था। जुवेनाइल फेज किशोर प्रावस्था या प्री रिप्रोडक्टिव फेज जनन पूर्व प्रावस्था, है ना बेटा। आप जानते हो बेटा कि इस प्रावस्था में सजीव वर्दी प्रदर्शित करता है, सजीव ग्रो करता है, वर्दी प्रदर्शित करता है, सजीव वर्दी प्रदर्शित करता है, क्लियर बेटा। और वो मैच्योरिटी को गेन करता है, परिपक्वन को, मैच्योरिटी को गेन करता है, ताकि सेक्सुअल प्रोडक्शन को परफॉर्म कर सके, लैंगिक जनन को परफॉर्म कर सके। यस, तो इस फेज में सजीव वर्दी प्रदर्शित करता है, किसमें, जुवेनाइल फेज में, या अपन कहें बेटा कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज में, है ना। और वो अपन जानते हो एक निश्चित परिपक्वता, वह निश्चित परिपक्वता को धारण करता है, निश्चित परिपक्वता को धारण करता है। किसके लिए धारण करता है, लैंगिक जनन को संपन्न करने के लिए, लैंगिक जनन को संपन्न करने के लिए एक निश्चित परिपक्वता को धारण करता है, लैंगिक जनन को संपन्न करने के लिए, बोलो हाँ या ना। तो ये आपकी होती है जुवेनाइल फेज या प्री रिप्रोडक्टिव फेज। और बेटा ये अलग अलग जीवों में ये वेरिएबल अवधि की होती है, विभिन्न जीवों में इसकी अवधि वेरिएबल होती है। आप देखते हो ना अच्छे से, वेरिएबल होती है। अब अगर आप समझें, क्योंकि आपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हो, तो इजीली समझ जाओगे कि जैसे अपने मनुष्य के पेयर में, मनुष्य के जोड़े में नई संतान पैदा होती है, नई संतति उत्पन्न होती है, तो उसके जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक, भाई बिफोर प्यूबर्टी आ जाती है तो उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, और यौनारंभ यानी उसके सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। तो प्यूबर्टी से पहले अब प्यूबर्टी से पहले वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने में सक्षम नहीं होगा प्यूबर्टी से पहले। तो जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक, जो आप अच्छे से जानते हो कि मेल और फीमेल ह्यूमन में आप जानते हो प्यूबर्टी का टाइम क्या होता है, जो भी 10-11 साल या 12-13 साल जो भी टाइम पीरियड आपको लिखवाया है। तो बेटा जी जो बिफोर प्यूबर्टी वो आपका क्या है, जुवेनाइल फेज है, किशोर प्रावस्था है, जनन पूर्व है। यानी
प्यूबर्टी से पहले जनन करने में सक्षम तो नहीं है, लेकिन उस समय ग्रोथ प्रदर्शित करते हैं, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और वो मैच्योरिटी पर आ जाते हैं ताकि बाद में लैंगिक जनन को संपन्न कर सकें। और अपन इस ज्यूलाइन फेज को एक फेज और कहते हैं, इसको अपन कायिक प्रावस्था भी कहते हैं, वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज। अब आपको मैंने बार बार कह दिया कि वेरी करती है भैया, जैसे सरसों का पौधा है, तो सरसों का पौधा है या अभी अपन ने खरीफ में मालूम बाजरा है, यस, तो सरसों का पौधा होता है तो सरसों के बीज को लगाने के बाद पहले उसका अंकुरण होता है, फिर पत्ते आते हैं, तो 2 महीने तक उसका कायिक प्रावस्था चलती है। फिर जैसे फ्लावर आ जाता है, फ्लावर आते ही स्टार्ट क्या हो जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। तो फ्लावर के आने से पहले पहले वो जो सरसों के पौधे में जो कायिक वृद्धि होती है वो है ज्यूलाइन फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, ये बात है, बात को समझें। अब सेकंड आपका है बेटा, ये जो सेकंड है ये है रिप्रोडक्टिव फेज, जनन प्रावस्था, रिप्रोडक्टिव फेज यानी जनन प्रावस्था। तो आराम से समझें भाई, जब कायिक वृद्धि पूरी हो जाती है तो क्या स्टार्ट होती है, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है बेटा, रिप्रोडक्टिव फेज, है ना। और आप जानते हो कि इसमें मतलब रिप्रोडक्टिव फेज में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, जनन अंग विकसित तथा परिपक्व हो जाते हैं, जनन अंग विकसित तथा परिपक्व हो जाते हैं। किस फेज में, रिप्रोडक्टिव में, है ना बेटा, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप एंड मैच्योर, पूर्णतः मैच्योर, जनन अंग विकसित तथा परिपक्व हो जाते हैं, तो उसको आप क्या कहते हो, रिप्रोडक्टिव फेज कहते हो। और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो हायर प्लांट है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में मैं आपको ऐसे अच्छे से बता दूं बेटा, एंजियोस्पर्म में आवर्त बीजियों में आपको स्पष्टता दिख जाएगा, एंजियोस्पर्म आवर्त बीजियों में आपको स्पष्टता दिख जाएगा कि कब ज्यूलाइन फेज खत्म हो गई और रिप्रोडक्टिव स्टार्ट हो गई। तो वहाँ रिप्रोडक्टिव के स्टार्ट होने का सबसे बेस्ट साइन है कि आवर्त बीजी पौधे के ऊपर क्या आ जाए, फ्लावर यानी पुष्प आ जाए। अगर उसके ऊपर पुष्प आ गए, इसका मतलब पुष्प के आने के साथ ही क्या स्टार्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया। और अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि आवर्त बीजी पौधों में लैंगिक जनन के स्थल भी कौन है, फ्लावर है। तो फ्लावर का उद्भवन के साथ ही ज्यूलाइन खत्म हो गया और क्या स्टार्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव स्टार्ट हो गया। बोलो बेटा यस। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा अपन बात उड़ा कि ये भी वेरी करती है, अलग अलग प्लांट में ये वेरी करती है, यस। और अगर अपन आवर्त बीजी पौधों की बात करें, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पैटर्न की, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पैटर्न की, तो देखो ये भी कई टाइप के होते हैं। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पैटर्न की बात करें तो जैसे एक होता है मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक यानी एक फलनी, है ना, एक फलनी, मोनोकार्पिक। तो वे पौधे जो अपने पूरे जीवन में केवल एक बार पुष्पन और फलन करते हैं, एक बार पुष्पन और फलन करते हैं, तो वो क्या होते हैं बताओ, मोनोकार्पिक होते हैं, एक फलनी होते हैं, एक फलनी। अब बेटा देखो जनरली अपन बात करते हैं यहाँ पर कि एक तो होते हैं एनुअल प्लांट, है ना, वार्षिक, यूनियन एनुअल प्लांट, वार्षिक पादप। अब जितनी भी ये क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, गेहूँ, चना, जौ, बाजरा या फिर जो सरसों, है ना, ये मतलब मोनोकार्पिक क्यों होती है, क्योंकि एनुअल प्लांट हैं। एनुअल प्लांट क्या होते हैं बेटा कि जो एक ही सीजन में, मतलब 4-5 महीने में, एक ही सीजन में 4-5 महीने में, पहले 1-2 महीने कायिक वृद्धि, पुष्पन, और फिर जैसे ही पुष्पन का फलन और फिर जीर्णता होकर पौधे की मृत्यु हो जाती है। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो बेटा मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये एनुअल प्लांट जो वार्षिक पादप होते हैं वो तो हमेशा ही क्या होते हैं, मोनोकार्पिक होते हैं, एक फलनी होते हैं। ऐसे ही जो बाइनियल प्लांट हैं, बाइनियल प्लांट हैं यानी द्विवर्षीय पौधे हैं, वो भी आप समझ रहे हो कि मोनोकार्पिक ही होते हैं। द्विवर्षीय में यही तो है, एक सीजन में कायिक वृद्धि और सेकंड सीजन में फ्लावरिंग। तो द्विवर्षीय पौधे भी क्या होते हैं बेटा, मोनोकार्पिक होते हैं। हमेशा एनुअल और बाइनियल, एक वर्षीय और द्विवर्षीय दोनों पौधे मोनोकार्पिक के होते हैं। लेकिन कुछ बहुवर्षीय पौधे भी हैं, कुछ बहुवर्षीय पौधे भी हैं जो बेटा बहुवर्षीय होते हुए भी क्या हैं, मोनोकार्पिक हैं। तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ बहुवर्षीय पौधे भी हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ बैम्बू, बांस, जो बहुवर्षीय होते हुए भी क्या है बेटा, मतलब मोनोकार्पिक हैं। यस, मोनोकार्पिक का मीन क्या होता है, एक फलनी। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ बहुवर्षीय पौधे हैं वो बहुवर्षीय होते, पेरेनियल होते हुए
है बेटा, पेरेनियल होते हुए बहुवर्षीय होते हुए क्या हैं, मोनोकार्पिक हैं, एक फलनी है। मोनोकार्पिक हैं क्या है बेटा, एक फलनी। मैं आपको बता दूं, जैसे बैम्बो बांस, बांस है ना, और केला भी आप जानते हो 25 वर्ष का हो तो लगभग उसको इसी में कंसिडर करते हैं, लेकिन स्पेशली कौन है, बांस। और आपके एनसीईआरटी में दे रखा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एक आपका होता है नीला कुरेंजी, है ना। नीला कुरेंजी जो पौधा है, नीला कुरेंजी, मैं आपको बता दूं, सेकंड आपको बता दूं बेटा नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी दे रखा है जो 12 साल से एक बार फ्लावरिंग करता है, 12 ईयर से, और लास्ट उसने 2006 में, फिर 2018 में हो गया ना, तो 2006 के बाद 18 में अभी लास्ट किया था। तो ये आप जानते हो नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी यानी इसको अपन कह सकते हैं बेटा स्ट्रोबिलैंथस, है ना, कुंथियाना, जो नीला कुरेंजी है। यस बेटा, नीला कुरेंजी, समझ गए। तो ये बात आपके सामने आ गई। तो ये पेरेनियल प्लांट होते हुए भी क्या है बेटा, मोनोकार्पिक हैं। पेरेनियल प्लांट होते हुए भी क्या है बेटा, मोनोकार्पिक हैं। और ये केरला कर्नाटका के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है नीला कुरेंजी। अब देखो बेटा पॉलीकार्पिक प्लांट, बहुफलनी, तो ये तो सिंपल बात है। अब नेक्स्ट आपका आ जाएगा पॉलीकार्पिक। तो पॉलीकार्पिक का मीन हो गया कि जो अपने जीवन में कई बार पुष्पन और फलन करते हैं। तो सामान्यतः जो बहुवर्षीय होते हैं, एक वर्षीय द्विवर्षीय तो करेंगे नहीं, सामान्यतः जो बहुवर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय यानी पेरेनियल प्लांट, नीम का समझ लो, आम का समझ लो, अमरूद का समझ लो, वो क्या करते हैं, एक बार 2-3 साल की कायिक वृद्धि के बाद फिर एक बार फ्लावरिंग हो जाती है, तो फिर हर साल फ्लावरिंग करते हैं। तो वो आप जानते हो कि पॉलीकार्पिक होते हैं, बहुफलनी होते हैं, है ना। जो पेरेनियल प्लांट है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये रिप्रोडक्टिव फेज हो गया। तो पहला जुवेनाइल फेज हो गया, ये रिप्रोडक्टिव फेज हो गया। थर्ड आपका क्या हो गया, सेनेसेंट फेज, जीर्ण प्रावस्था, या इसको अपन बोल सकते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। बात को समझे कि जैसे फिर जनन करने की क्षमता नहीं, बुढ़ापा आ जाए, जीर्णता आ जाए, हाँ बेटा। तो आप जानते हो कि इतना सारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डेटेरियोरेशन, मतलब संरचनात्मक और कार्यात्मक इतना क्षरण होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कई वेस्ट, जो अपशिष्ट वेस्ट मेटाबोलाइट के जमा होने से बॉडी में बहुत सारा संरचनात्मक और क्रियात्मक क्षरण होता जाता है और जनन करने की क्षमताएं कम होती जाती है। तो ये फाइनल अपन उसको बोलते हैं सेनेशन फेज और जीर्णता अवस्था या पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और अल्टीमेटली फिर पौधे की मृत्यु हो जाती है, अल्टीमेटली फिर डेथ हो जाती है किसी भी जीव की। तो जैसे अपन बात है, जो एक वर्षीय पौधा हो तो 2-3 साल, सॉरी एक वर्षीय पौधा तो 2-3 महीने की कायिक वृद्धि, फिर पुष्पन, और फिर जैसे ही फलन हुआ, परिपक्वन हुआ, फिर पौधे की मृत्यु होगी। द्विवर्षीय 2 सीजन होगा, बहुवर्षीय पौधा, अब उसका कितना जीवन काल है, तो वो उसके बाद एक समय बाद उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो किसी भी सजीव के जीवन चक्र में 3 फेज आपके हो गए, जुवेनाइल फेज हो गया, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज हो गया और सेनेशन फेज हो गया। तीनों को मैंने आपको विस्तृत रूप से समझा दिया। ये बेटा बेसिक था फर्स्ट चैप्टर का। और अब अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। तो बेटा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि आवर्त बीजों में लैंगिक जनन की इकाई क्या, फ्लावर है। तो ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न करते हैं। तो पहले अपन आवर्त बीजों पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके क्या इवेंट हैं, क्या प्रोसेसेस हैं, सारी घटनाएं, प्रक्रम सब पढ़ लेते हैं। और A to Z पढ़ने के बाद कुछ और चीज़ें अपन फर्स्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे। लेकिन आप फर्स्ट चैप्टर को, एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर को वर्ड टू वर्ड पढ़ लो, एक एक लाइन समझ लो, और उसके बाद अपन जब सेकंड पूरा कर लें तो उसके बाद और बातें उसकी करेंगे। और सेकंड पूरा करते करते आपको ऑलमोस्ट वो समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है। अब अपन नेक्स्ट सेकंड चैप्टर लिखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो बेटा ध्यान दें, अपना टॉपिक होगा अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है नीट एग्जाम के लिए। तो बेटा ध्यान दें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन बेटा, इसको अगर अपन और ज़्यादा कंसिडर करें, यानी आवर्त बीजी पौधों में पुष्प आता है तो एंजियोस्पर्म, जो सबसे विकसित पादप हैं एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, या एंजियोस्पर्म आवर्त बीजियों में लैंगिक जनन। ये आवर्त बीजियों का पूरा जीवन चक्र, पूरे
ग्रोथ पैटर्न, पूरा रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस, इवेंट्स, सब कुछ। तो ये आपका हो गया पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। बेटा मैं आपको बता दूं कि आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन के स्थल क्या है? पुष्प। कि पौधे में कायिक अवस्था होती है, जुवेनाइल फेज होता है, वो कायिक वृद्धि करता है। अब वो अगर 1 वर्षीय तो 2-3 महीने की, द्विवर्षीय तो 1 सीजन की 4-5 महीने की, और बहुवर्षीय है तो कुछ 1-2 वर्षों की कायिक वृद्धि करता है। जब उस पर परिपक्व पत्ती आ जाती है तो अपन बात करते हैं बेटा, अपन बताएंगे भी जो चेंजेस, परिपक्व पत्ती आ जाती है तो प्रकाश के उद्दीपन को, तो कई सारे स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक और हार्मोनल चेंजेज होते हैं। और परिपक्व पत्ती में फाइटोक्रोम रेड, फार रेड, तो एक काल्पनिक हार्मोन बनता है फ्लोरिजन, और वो फ्लोरिजन उस परिपक्व पत्ती से कायिक प्रो पे जाता है, तो कायिक प्रो को जनिक प्रो में बदल देता है। इसलिए अपन एक बात कहते हैं बेटा कि पुष्प, फ्लावर एक रूपांतरित जननिक प्रो है, एक मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट है। पुष्प एक रूपांतरित जननिक प्रो है, मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट। और अभी सिद्ध भी करेंगे इस बात को। और आप जानते हो बेटा कि यह लैंगिक जनन संपन्न करने के लिए विशिष्टीकृत होता है, यानी कई सारे उपांग विकसित करता है। और आप समझ रहे हैं कि लैंगिक जनन संपन्न करने के लिए विशिष्टीकृत होता है। इसके अलावा बेटा मैं आपको बता दूं कि जो ये एंजियोस्पर्म पादप हैं, इनमें पुष्प एक आकारकीय, मॉर्फोलॉजिकल या एम्ब्रोलॉजिकल मार्वल है, मतलब एक साइन है, एक प्रतीक है, हाँ है ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यह साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी आवर्तबीजी पौधों में यह लैंगिक जनन के स्थल हैं, लैंगिक जनन के स्थल। यस बेटा। और ये लैंगिक जनन को संपन्न करने के लिए क्या होते हैं? विशिष्टीकृत होते हैं। अब देखो मैं आपको बता दूं बेटा कि जनरली आप समझ रहे हो कि ऐसे ही पुष्प नहीं आता है। जैसे अपन बात बेटा कि किसी भी पौधे के ऊपर पुष्प आपको प्रकट हुआ, वास्तव में पुष्प आपको प्रकट हुआ दिखाई देता है, तो वो वो पादप जो पुष्प रखता है, उसमें पुष्प के आने से पहले कई सारे अपन बात बेटा कि संरचनात्मक तथा हार्मोनल ट्रांसफॉर्मेशन, संरचनात्मक तथा हार्मोनल रूपांतरण होते हैं, है ना बेटा। यानी स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल ट्रांसफॉर्मेशंस। कई सारे बेटा आप जानते हो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। यानी सबसे पहले तो बेटा वो पौधा कायिक वृद्धि करके एक परिपक्व पत्ती, यानी एक न्यूनतम कायिक वृद्धि होने के बाद एक परिपक्व पत्ती को धारण करता है। परिपक्व पत्ती को धारण कर गया, ये हो गया स्ट्रक्चरल। ये क्या हो गया बेटा? स्ट्रक्चरल। परिपक्व पत्ती को धारण करता है, ये हो गया स्ट्रक्चरल। फिर तुम जानते हो कि परिपक्व पत्ती में फाइटोक्रोम रेड और फार रेड होता है, फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड। और वो तुम जानते हो कि प्रकाशीय उद्दीपन को लेता है, तो एक काल्पनिक हार्मोन बनता है फ्लोरिजन। क्या बनता है उस परिपक्व पत्ती में? फ्लोरिजन। काल्पनिक हार्मोन बनता है जिसको आप कहते हो बेटा फ्लोरिजन, जो आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर फिजियोलॉजी में, जहाँ फोटोपीरियडिज्म दे रखा ना, प्रकाश दीप्ति काल, तो वहाँ परिपक्व पत्ती में आपने पढ़ा होगा फ्लोरिजन। जीन एक्टिवेशन होती है, फ्लोरिजन बनता है। उस परिपक्व पत्ती से फ्लोरिजन ऊपर जाता है, और ऊपर जाकर आप जानते हो कि कायिक प्रो जो वेजिटेटिव मेरिस्टेम है, वेजिटेटिव मेरिस्टेम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम। तो फिर तुम जानते हो कि वहाँ जाकर ये वेजिटेटिव मेरिस्टेम को, कायिक प्रोह को या कायिक विभजतक को, वेजिटेटिव मेरिस्टेम को किसमें कन्वर्ट करता है, किसमें ट्रांसफर करता है? रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में, रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम। और बेटा तुम जानते हो कि कायिक प्रो या कायिक विभजतक को जनिक प्रो में, जनिक प्रो में ये कन्वर्ट कर देता है। फिर देखो बेटा कि जब ये वेजिटेटिव मेरिस्टेम को रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में ट्रांसफॉर्म कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, तो फिर उस वेजिटेटिव
मेरिस्टेम से रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम बन गया। अब उस रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम ग्रो करता है किसमें? रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम वृद्धि करता है। तो आप क्या कहोगे? रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम जनिक विभज्योतक या जनिक प्रोह। रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम ग्रोज वृद्धि करता है, ग्रोज इनटू इनफ्लोरेंस। किसमें होता है बेटा? इनफ्लोरेंस। इनफ्लोरेंस का मतलब जानते हो? पुष्पक्रम। पुष्पक्रम जो पुष्पीय अक्ष होता है, रूपांतरित प्रोह, जनिक प्रोह, पुष्प इनफ्लोरेंस। और उस इनफ्लोरेंस से व्रंत निकलता है, ये पेडिसेल, पुष्प व्रंत। पुष्प व्रंत, बात को समझे? और वो आप जानते हो कि बेटा इनफ्लोरेंस से आपका फिर विकसित होता है फ्लोरल प्राइमोर्डिया। फ्लोरल प्राइमोर्डिया यानी पुष्प आदक, पुष्पीय आदक या आल्पिन की हेड की तरह, है ना? फ्लोरल प्राइमोर्डिया, पुष्पीय आदक। यस बेटा। अब ये फ्लोरल प्राइमोर्डिया हो गया। अब आप जानते हो कि इस फ्लोरल प्राइमोर्डिया से डेवलप होती है फ्लोरल बड, पुष्पीय कलिका। पुष्पीय कलिका। और जब ये पुष्पीय कलिका खिलती है, यानी इसका होता है एंथेसिस। एंथेसिस यानी कलिका का खिलना। तो फिर ये किस में डेवलप हो जाता है? फ्लावर, पुष्प में डेवलप हो जाता है, फ्लावर में। बात को समझे? फ्लावर में डेवलप हो जाता है। और फिर आप जानते हो कि ये फ्लावर इन आवर्त बीजी पौधों में, ये फ्लावर इन आवर्त बीजी पौधों में लैंगिक जनन के स्थल हैं, लैंगिक जनन के स्थल। अब एक प्रारूपिक जो पूर्ण पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प है, एक प्रारूपिक पुष्प का आपको डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो बेटा देखो कि एक प्रारूपिक पुष्प को मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं, किस तरह से वो स्ट्रक्चर मतलब तैयार होता है, किसके लिए? लैंगिक जनन के लिए। तो सबसे पहले देखो बेटा कि उस पुष्प अक्षीय पुष्प क्रम में पुष्प अक्ष से आप जानते हैं एक व्रंथ, यानी उस पुष्प अक्ष को अपन बोलते हैं पेडंकल। आपने मोर्फोलॉजी में बोला होगा पेडंकल, पुष्प अक्ष जो रूपांतरित प्रो है पेडंकल। उस पेडंकल से एक व्रंथ नुमा संरचना निकलती है जिसको आप कहते हो पेडिसेल, पुष्प व्रंथ, पेडिसेल। इसको आप कहते हो स्टाक ऑफ फ्लावर, पुष्प का व्रंथ, यानी जिसकी सहायता से वो पुष्प अक्ष से जुड़ा होता है। तो ये आपका हो गया पेडिसेल, पुष्प व्रंथ, स्टाक ऑफ द फ्लावर, पुष्प का व्रंथ, पुष्प का व्रंथ। अब देखो बेटा इस पुष्प व्रंथ का जो अपन बात कि एंटेरियर भाग है, ये अग्रभाग है, ये फूल जाता है जिसको आप कहते हो थैलेमस, थैलेमस पुष्पासन। और बेटा ये जो पुष्पासन ये रिसेप्टेटिव है, यानी अपन बात कि ग्राही है, क्योंकि सभी पुष्पीय पत्रों का निवेशन पुष्पासन पर होगा। सभी पुष्पीय पत्रों को धारण कौन करेगा? पुष्पासन। और ये देखो बेटा ये भी सिद्ध हुआ था कि जो पुष्पासन है वो भी एक रूपांतरित प्रो है, मॉडिफाइड सूट है, रूपांतरित प्रो। ये सिद्ध किया था प्रोफेसर गोथे ने कि पुष्पासन एक रूपांतरित प्रो है। ये सिद्ध किया था प्रोफेसर गोथे ने, है ना बेटा। कैसे सिद्ध किया था कि देखो इसके ऊपर पुष्पीय पर्ण विन्यासित होते हैं। सबसे पहले बाह्य दल, फिर दल पुंज, फिर अपन बात करें कि पुमंग, फिर क्या? जायंग। तो एक बार क्या हुआ कि बाह्य दल और दल के बीच, क्योंकि ये एक तरह से पुष्पीय पत्र हैं, जैसे तने के ऊपर पत्ती लगती है तो पत्ती जहाँ तने से टच होती है उसके कक्ष में एक्जिल रिबड होती है, और नोड पे लगती है पत्तियाँ हमेशा, नोड पे, पर्वसंधि पे। तो ये भी अपन बात हो रहा है कि पुष्पीय पत्र तो यहाँ नोड होगी मान लो। अब क्या हुआ कि ये नोड होगी, अगली नोड होगी, जैसे बाह्य दल की एक नोड होगी, अगली नोड होगी किसकी? दल की। तो इन दोनों नोड के बीच का जो इंटरनोड है, कभी कभी क्या हो गया कि ये इंटरनोड ऐसे दीर्घीकृत हो गया, ये इंटरनोड यहाँ पर दीर्घीकृत हो गया। क्लियर? यहाँ से इंटरनोड क्या हो गया? दीर्घीकृत हो गया बेटा। अब दीर्घीकृत हो गया तो पता चला कि ये दो नोड जो बहुत ज़्यादा पास पास हैं, संगनित हैं, पर वो बहुत छोटे हैं, तो आपको पता चल गया कि इसमें नोड और इंटरनोड है। और नोड इंटरनोड का होना किसका लक्षण है भाई? तने का, प्रोह का। इसलिए पुष्पासन एक रूपांतरित प्रोह है। तो फिर बाह्य दल और दल के बीच का पर्व बढ़ गया तो उसको दलधर कहा। ऐसे ही कभी कभी पुमंग और मतलब दल और पुमंग के बीच का बढ़ गया, फिर पुमंग और जायंग के बीच का बढ़ गया। तो सिद्ध हो गया
कि पुष्पासन एक रूपांतरित प्रो है, पुष्पासन एक रूपांतरित प्रो है और ये पुष्पीय पत्रों को ग्रहण करता है, यानी पुष्पीय पत्रों के लिए ग्राही का काम करता है। कौन? पुष्पासन। तो ये मॉडिफाइड सूट है अकॉर्डिंग प्रोफेसर गोथे, प्रोफेसर गोथे ने सिद्ध कर दिया। यस बेटा। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि एक प्रारूपिक पुष्प में, एक प्रारूपिक पूर्ण पुष्प में अगर अपन आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट की ओर आएँ तो आप जानते हो कि 4 पुष्पीय पत्र होते हैं। सबसे पहले अपन बात करें, सबसे बाह्यतम होता है कैलिक्स। तो कैलिक्स आउटर मोस्ट यानी सबसे बाह्यतम आउटर मोस्ट फ्लोरल वूर्ल है, सबसे बाह्यतम पुष्पीय चक्र है कैलिक्स, बाह्य दलपुंज कैलिक्स, है ना। और जिसकी इकाई आपने क्या कही? सेपल, बाह्य दल, सेपल बाह्य दल। तो कैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट फ्लोरल वूल है, बाह्य दल पुंज, और जिसकी अपन बात उड़ा की आपने जिसकी इकाई को कहा सेपल, क्या कहा बेटा? सेपल, यस, बाह्य दल। और जनरली आप जानते हो कि ये ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के, और ये प्रोटेक्टिव नेचर यानी पुष्प की कलिकावस्था में सुरक्षा करते हैं। मॉर्फोलॉजी आपने पढ़ लिया होगा, पुष्प की कलिकावस्था में जब खिलता है कलिकावस्था में सुरक्षा करते हैं, फिर जो खुल जाता है तो बाह्य दल लगभग गिर जाते हैं या निषेचन के समय गिर जाते हैं। तो ये आपका हो गया सबसे आउटर मोस्ट क्या? कैलिक्स। फिर जैसे अपन उससे अंदर जाते हैं तो कोरोला, दलपुंज, कोरोला दलपुंज, और जिसकी इकाई क्या होती है? दल, पेटल, पेटल होती है। तो अपन ने सेकेंड फ्लोरल वूल यहाँ पर बता दिया कोरोला, जो पुष्प को रूप देता है या इन लैंगिक जनन संपन्न कराने के लिए इन जननांगों को एयर से ढके रखता है। तो ये आपका हो गया कोरोला, दलपुंज, और उसकी इकाई क्या होगी? पेटल, दल, ये पेटल हो गई। और जानती है ये रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं, है ना। क्यों? ज़्यादातर जंतु परागण होता है तो कीटों को परागण के लिए आकर्षित करने के लिए ये रंगीन होते हैं। और इनमें नेक्टिफेरस, नेक्टिफेरस ग्लैंड्स भी होती है, मकरंदयुक्त ग्लैंड्स भी होती है, नेक्टिफेरस ग्लैंड होती हैं मकरंदयुक्त, है ना, ये दलपुंज। तो ये कीटों को आकर्षित करने के लिए, यस। तो ये कैलिक्स और कोरोला हो गए। तो ये तो आपके होते हैं सहायक, मैं आपको बता दूं ये तो आपके होते हैं मतलब दोनों सहायक पुष्पीय चक्र, सहायक, आवश्यक नहीं है तो सहायक चक्र हैं दोनों, कोरोला और कैलिक्स। बात को समझे? उससे अंदर अपन जाते हैं तो इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी स्टार्ट हो जाते हैं। अब आपका आता है एंड्रोसियम, तीसरा पुष्पीय चक्र एंड्रोसियम, पुमंग। और आप समझ सकते हो कि पुमंग, एंड्रोसियम, पुमंग, और पुमंग की एक इकाई क्या है? पुंकेसर, स्टेमन पुंकेसर है। यस बेटा, पुमंग की इकाई क्या है? पुंकेसर। और पुंकेसर में मुख्य भाग, ये तो व्रंथ है, योजिर, ये एंथर है, एंथर। तो ये जो एंथर है, ये एंथर, ये इसमें जो बीजाणुजन उत्तक है ये एंथर का, यही आपका है बेटा साइट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, वो आपका कहाँ होगा बेटा? एंथर में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, साइट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये आपका मेल सेक्स ऑर्गन आपका होगा बेटा, है ना, मेल सेक्स ऑर्गन। बात को समझे? और सबसे इनरमोस्ट जो पुष्पीय चक्र है, सबसे इनरमोस्ट वो है गाइनोसियम। क्या भी? गाइनोसियम। तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे इनरमोस्ट है बेटा, सबसे अंदरतम, वो है गाइनोसियम। गाइनोसियम बोले तो जायांग, गाइनोसियम, ये गाइनोसियम जायांग। और गाइनोसियम की इकाई है कार्पल, अंडप, कार्पल है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। तो ये आप जानते हो कि कार्पल है। बात को समझे? ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये ओवेरी है। बात को समझे? तो ये कार्पल, और ये अंडा से फुला पार्ट क्या? अंडा से है, ओवेरी, ओवेरी अंडा से। अंडा से की स्थिति सबसे ऊपर है और बाकी नीचे, तो सुपीरियर ओवेरी है ना, ओवेरी। और अंदर आपका है ओव्यूल, अंदर क्या है? ओव्यूल। बात को समझे? तो ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल, ये ओव्यूल है बेटा साइट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल के अंदर आपका होगा गुरु बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल, बीजांड, ओवेरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर आपका होगा जो गुरु बीजाणु जनन उत्तक होगा न्यूसेलस से, तो वहां पर आपका होगा साइट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। यस। तो ये गाइनोसियम जायांग, और जायांग की जो इकाई है वो कार्पल है ना बेटा। अब ये जो एंड्रोसियम गाइनोसियम है, ये आवश्यक जनन चक्र हैं,
ये पुष्प के इसेंशियल पार्ट हैं, आवश्यक चक्र हैं। बात को समझे? तो ये बहुत ही सांस्कृतिक, बहुत सुंदर, बहुत ही एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड विशिष्टीकृत संरचना बन जाती है आवर्तबीजी पौधों में। और ये है साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के स्थल। और क्वेश्चन भी कभी आ जाए कि आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन की इकाई है, तो आप क्या कहोगे? पुष्प है, क्योंकि ये दोनों सहायक चक्र हैं, कोरोला और कैलिक्स। लेकिन कोरोला लैंगिक जनन को संपन्न कराने में बहुत रोल करता है। हालांकि आवश्यक चक्र दो ही हैं, एंड्रोसियम और गायनोसियम। एंड्रोसियम और क्या बेटा? गायनोसियम। तो आप समझ सकते हैं कि ये पुष्प है, और इन सारे पुष्पी पत्रों को धारण करने वाला पुष्पासन है जो ग्राही है। पुष्पासन ग्राही, रिसेप्टिकल है ना बेटा। और ये पुष्पासन एक रूपांतरित पर्व है, सिद्ध कर दिया अपन ने में, क्योंकि इसमें बहुत संघनित पर्व, संधि, नोड और बहुत छोटे पर्व होते हैं। और कई प्रोफेसर ने सिद्ध किया था कि पुष्पासन एक रूपांतरित पर्व है। एक वृंत से ये पुष्प अक्ष पेडंकल से, एक वृंत से ये पुष्प अक्ष पेडंकल से जुड़ा होता है। बात को समझे? और ऐसे पेडंकल से कई पुष्प जुड़े होते हैं, तो पुष्पक्रम होता है। क्या होता है बेटा? पुष्पक्रम। बात को समझ रहे हैं आप? तो ये आप जानते हो कि आवर्तबीजी पौधों में लैंगिक जनन के स्थल क्या हैं? पुष्प हैं, जो एक जननिक रूपांतरित पर्व है, रिप्रोडक्टिव मॉडिफाइड सूट है। और फिर आराम से बेटा धीरे धीरे समझें कि ऐसे नहीं है, जब कायिक वृद्धि हो जाती है और पुष्प आने से पहले इन आवर्तबीजी पौधों में कई सारे संरचनात्मक और हार्मोनल रूपांतरण होते हैं, तो ये विकसित होता है। सबसे पहले एक न्यूनतम कायिक वृद्धि होती है पौधे की। जैसे सरसों में 1-2 महीने की न्यूनतम कायिक वृद्धि होगी तो परिपक्व पत्ती आ जाती है। जैसे ही स्ट्रक्चरल चेंज और परिपक्व पत्ती आ गई तो एक प्रकाश के उद्दीपन को ग्रहण करते हैं वो, और वहाँ फाइटोक्रोम रेड फारेड होता है, तो एक काल्पनिक हार्मोन बनता है फ्लोरिजन। क्या बनता है? फ्लोरिजन। अब आप जानते हो बेटा, ये पुष्प को प्रारंभ करने के लिए फ्लोरिजन हार्मोन, आप जानते हो बेटा कि जैसे ही परिपक्व पत्ती से शीर्ष पे वेजिटेटिव मेरिस्टेम पे ट्रांसपोर्ट होता है, तो कायिक पर्व को वेजिटेटिव मेरिस्टेम को कन्वर्ट कर देता है रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में। तुम्हें पता है कि जब ये कायिक पर्व वेजिटेटिव मेरिस्टेम को किस में कन्वर्ट कर देता है? रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में। तुम्हें पता है कि जब ये कायिक पर्व होता है, कायिक पर्व है ना, जिसको आप कहते हैं सेम शूट एपिकल मेरिस्टेम, तो जब ये ग्रो करता है तो आगे आगे लीफ प्राइमोडिया से लीफ, तो नोड और इंटरनोड और लीफ डेवलप होती है। और जैसे आप जानते हो कि कायिक पर्व जन्निक पर्व में हो जाएगा, तो वो थोड़ा दबाव पुष्पी अक्ष आ जाएगा, पेडंकल पुष्पी अक्ष, और वो पेडंकल पर जब पुष्प लगेंगे तो इनफ्लोरेंस है ना, लीफ, वहाँ लीफ प्राइमोडिया, फ्लोरल प्राइमोडिया, पुष्प आदक, ये इनफ्लोरेंस। और इनफ्लोरेंस से आप जानते हैं फ्लोरल बड, पुष्प कलिका, खिलते ही क्या? फ्लोवर, खिलते ही क्या? फ्लोवर। तो एक पैराग्राफ आपको दे रखा है कि कई सारे संरचनात्मक और हार्मोनल वहाँ पर चेंज होते हैं। यस बेटा। फिर देखो यहाँ पर, जैसे मैं आपको नॉर्मल दूँ कि यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन आ जाए कि आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन की इकाई है, यानी यूनिट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन। मैं क्वेश्चन दूँ बेटा कि आवर्तबीजी यानी एंजियोस्पर्म या पुष्पी पादप, आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन की इकाई है, यानी बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट है। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन बढ़ाऊँ, जैसे मैं आपके सामने ऑप्शन बढ़ाऊँ, सबसे पहले मैं आपको लिखूँ बेटा पुमंग। तो देखो पुमंग एंड्रोसियम बनाया मैंने। देखो बेटा पुमंग नरजनांग इकाई हो सकती है, लेकिन पूर्ण लैंगिक जनन इकाई नहीं हो सकती है। फिर मैं ऑप्शन बढ़ाऊँ जायांग, तो देखो बेटा कि ये मादा जन्नांग इकाई हो सकती है, मादा जन्नांग इकाई, क्लियर, तो ये भी पूर्णतः नहीं हो सकता है। फिर मैं चलो ये ऑप्शन बना दूं, एक या मतलब फर्स्ट व सेकंड दोनों, तब तो तुम कह दोगे कि सर देखो इसके अंदर नरजनांग इकाई होगी और ये मादा जन्नांग इकाई होगी, तो भाई दोनों का आंसर होना ही चाहिए, लेकिन नहीं होगा। मान लो चौथा ऑप्शन आपके पास में हो फ्लोवर, तो आप सबसे ज़्यादा किसको टिक करेंगे प्रायोरिटी पर? किसको टिक करेंगे भी? फ्लोवर को।
पुष्प को टिक करेंगे। क्यों करेंगे कि माना आवश्यक जनन चक्र तो पुमंग और जायांग है, और पुमंग में पुंकेसर में प्राकोष जो लघु बीजाणु जनन के स्थल हैं, साइट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और जायांग में अंडप है, वर्तिकाग्र अंडाशय में ओव्यूल, ये गुरु बीजाणु जनन के स्थल हैं। तो सर आपको सर दोनों क्यों नहीं हो सकते? लेकिन भैया देखो यहाँ पर जो दल हैं एक तो उनको ढक के रखते हैं, और दल हैं जो परागण के लिए कीटों को आकर्षित भी करते हैं, क्योंकि नेक्टिफेरस ग्लैंड जो मकरंद युक्त ग्रंथियां वो भी तो रखते हैं, वो भी तो मतलब सहायक तो है। इसलिए अपन पूर्ण पुष्प अपन कहते हैं कि आवर्त बीजी पादपों में साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? फ्लावर। आंसर क्या होगा? फ्लावर होगा। यस बेटा। और वहाँ फ्लावर का आप बहुत अच्छे से सारे पार्ट्स का बहुत अच्छे से स्टडी करें। अब बेटा जी देखो आपने फ्लोर का कर लिया, अब देखो आवर्त बीजी पादपों का जो लैंगिक जनन है उसमें जो इवेंट्स हैं उनको 3 पार्ट में बांटा गया है। कि पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, कि फर्टिलाइजेशन निषेचन से पहले कौन कौन सी इवेंट होती है? अरे भाई पहले तो पुष्प परिपक्व होगा, यहाँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, यहाँ मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, लघु बीजाणु गुरु बीजाणु बनेंगे, फिर वो युग्मोद्भिद बनाएंगे, नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद, है ना। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होती हैं? फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होती है? निषेचन। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद फ्रूट और सीड जो लैंगिक जन के अंतिम उत्पाद हैं, सीड और फ्रूट, वो कैसे डेवलप होते हैं। तो आवर्त बीजी पादपों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 इवेंट में बांटा गया है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बात को समझे? तो बेटा अपन आराम से एक एक पहले इवेंट लिखेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, और फिर इवेंट के हिसाब से अपन मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम में स्ट्रक्चर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोसियम में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। बात को समझ रहे हो? और फिर कैसे पोलिनेशन जैसे प्रोसेसेस होते हैं, कैसे अपन बात रहे कि स्पोरोजेनेसिस हो गया गैमेटो, फिर पोलिनेशन से प्रोसेस होते हैं, कैसे डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन जो प्रोसेस अपन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वाले पढ़ेंगे वो कैसे होते हैं, और उसके बाद में आगे प्रोडक्ट क्या होंगे। तो बेटा अपन ये पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये यहाँ तक का जो इंट्रोडक्शन आपका हो गया, और अपन नेक्स्ट लेक्चर में अब इन पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ये मान लो कि यहाँ तक का इंट्रोडक्शन है। अब जो रियल में टॉपिक स्टार्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। और अब आप सेकंड चैप्टर को एनसीईआरटी हिंदी इंग्लिश लेकर साथ साथ में वीडियो को पॉज करते लिखते भी जाएं, और सेकंड चैप्टर का वर्ड टू वर्ड आप समझते जाएं। जब सेकंड पूरा हो जाएगा आप फर्स्ट को पढ़ कर रखें, तो फिर अपन फर्स्ट की कुछ बातें और आपके सामने करेंगे। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, इसका अपन आगे इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।